जय हिंद बच्चों। हम पढ़ेंगे 7th क्लास की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पादपों में पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों की पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाती है। सभी जीवों के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के प्रमुख घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं, परंतु जो मानव सहित अन्य प्राणी होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे पेड़ पौधे अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव एवं अन्य प्राणी जो होता है वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पादपों पर ही निर्भर रहता है। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही एक ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। अब बच्चों, परिवेश किसे कहते हैं? तो परिवेश में सामाजिक एवं भौतिक घटनाओं की अनंतः क्रियाओं का अध्ययन है। वास्तव में ये घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। अतः जब हम अपने परिवेश के आसपास उपस्थित उपरोक्त सामाजिक और भौतिक घटकों को समझने का प्रयास करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए ये ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सभी जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, इसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित जो भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वह पादप की क्या होती हैं? खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज क्या होते हैं? जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तने के माध्यम से ये पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। पत्तियों की सतह पर उपस्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, वह वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं? प्रवेश करते हैं। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक ये क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होते हैं। जड़, तना, शाखाएं पत्तियों तक ये क्या होते हैं? फैले होते हैं। पोषक को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्तियों में सहायता प्रदान करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में किया जाता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है? एक ऊर्जा का चरम स्रोत है।
सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। हम ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ते की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कर लेती हैं। फिर इसका है समीकरण, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, इसके बाद क्या है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। इस प्रक्रिया में क्या है ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में मंड मतलब स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम संपन्न हो जाता है। स्टार्च भी क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब हम क्रियाकलाप फर्स्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिए बच्चों, एक ही प्रकार के दो पेड़ पौधे लेते हैं अपन लोग, उसे क्या अलग अलग गमले में लगा देते हैं, ठीक है। एक को अपन अंधकार में कुछ 2-3 दिनों के लिए उसे रख देते हैं और एक को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं और उसमें क्या पादपों में हम आयोडीन का परीक्षण कर देते हैं। हम अंधकार में रखे जो अंधकार में पौधा रखा है हम उसे सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं और पुनः इसकी पत्तियों में हम क्या आयोडीन का परीक्षण करते हैं। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्या होता है क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का क्या करते हैं प्रच्छादन कर लेते हैं, उसे मतलब ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी क्या होता है प्रकाश संश्लेषण होता है। गीली दीवारों पर तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे मतलब काई जैसे पादप हम देखते हैं। सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण ये बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं शैवाल मतलब काई कहते हैं। इनका रंग भी हरा होता है, इनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जिनके कारण ये हमें हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो शैवाल होते हैं वो भी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट का क्या संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। प्रोटीन नाइट्रोजनीकरण पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों में नाइट्रोजन वायु में नाइट्रोजन क्या हमें गैसीय अवस्था में अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। पादप इसका अवशोषण इस रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में क्या निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसानों का। आपने खेतों में उर्वरक एवं खाद डालते देखा होगा जिसमें नाइट्रोजन पदार्थ क्या होती है अधिक मात्रा में होती है। इस प्रकार अन्य घटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की क्या होती है आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण क्या है कर लेते हैं। अब पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप मतलब कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे ऐसे
मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी प्रणाली का इसमें उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, हम एक देख रहे हैं परपोषी पादप का अमर बेल। ये एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की हमें क्या संरचना दिखाई दे रही है। ये किसका पेड़ है, तो ये अमरबेल का पौधा है। इसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करता है जिस पर ये गुथा हुआ है, मतलब ये आरोहित है। उसे हम कहते हैं परपोषी कहते हैं, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इसे परजीवी कहते हैं। बच्चों, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं उनका भी क्या भक्षण कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, ठीक है, जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे एवं अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। देखिए बच्चों, इस चित्र में घटपड़ी में घड़े एवं ढक्कन जैसी क्या है संरचना होती है के समान हमें क्या संरचना दिखाई दे रही है। वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरण देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरण भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन से क्या होता है, बनता है या बना होता है। घड़े के अंदर अनेक क्या होते हैं बच्चों, रोम होते हैं जो नीचे की ओर क्या होते हैं, ढके रहते हैं। ये अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह अनेक रोमों के मतलब यह उनके रोमों के बीच क्या होता है, फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटकों का क्या होता है, पाचन हो जाता है। कीटकों का यह भक्षण करने वाले ऐसे पादप को हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप इसका एक उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे मृत जीवी। देखिए बच्चों, इस समय क्या है, वर्षा का समय चल रहा है। आपने मार्केट में मशरूम बिकते देखा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पिहरी कहते हैं। वर्षा के दिनों में यह वृक्षों के नीचे सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर पत्ते के समान क्या है, संरचना में गुच्छे के समान हमें दिखाई दिया करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सेकंड क्रियाकलाप। हम क्या लेते हैं, एक ब्रेड लेते हैं या फिर डबल रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, इसे जल में भिगो लेते हैं, ठीक है, फिर इसे किसी नमी एवं उष्ण स्थान पर क्या 2-3 दिन के लिए रख देते हैं। कुछ समय तक के लिए इसे क्या करते हैं, हम रख देते हैं। फिर हम उसमें देखते हैं कि उसमें एक रोए जैसी हमें संरचना दिखाई देने लगती है। इसे हम देखने के लिए आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। रुई के धागों के समान इसमें क्या होती है, संरचना दिखाई देती है। यह जीव कावक या फ्लाजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्रावण करते हैं, उसे साधारण व विलेय रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव को हम मृतजीवी कहते हैं। कावक, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम्य एवं क्या होते हैं, उष्ण होते हैं, जहाँ नमी होती है। कावकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी मानी जाती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कावकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। सामान्यतः कावों के बीज वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जहाँ नमी होती है, वे अंकुरित होकर नए कावकों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं।
कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। देखिए बच्चा, कुछ जीव क्या होते हैं, एक दूसरों के साथ रहते हैं, ठीक है, अपना आवास, घर एवं जो उनका भोजन होता है वह एक दूसरे के साथ क्या बांटते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कुछ कावक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कावक को क्या पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध में विशेष महत्व है। लाइकेन, इसमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कावक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कावक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कावक शैवाल को रहने का स्थान, आवास मतलब घर देता है, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कावक को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? तो बच्चा, पेड़ पौधे मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार क्या कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे क्या पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या कम होने लगती है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की हमें क्या आवश्यकता होती है। पादपों के पोषण की आवश्यकता, हम उनमें केवल पादपों को ही उगा सकते हैं और उन्हें हम स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन भी अधिक आवश्यक होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की क्या कमी आ जाती है। वायु में नाइट्रोजन गैस अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार से करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, वैसे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणुओं को राइजोबियम कहते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित ये कर देते हैं, परंतु जो राइजोबियम होता है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें क्या होती हैं, फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उसमें सहजीवी क्या संबंध होता है। इस संबंध से किसानों का एक विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती है। अधिकतर पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें हम विषमपोषी समूहीकृत किया जाता है।